इंडिया में आज लगभग हर व्यक्ति यूपीआई यूज कर रहा है। वो चाहे छोटे पेमेंट के लिए यूज कर रहा हो या बड़े पेमेंट के लिए यूज कर रहा हो। तो हर कोई व्यक्ति यूपीआई के द्वारा ही लेन देन अपना करता है। बट क्या आपको ये पता है कि आप अगर ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं पूरे साल में, तो आप इनकम टैक्स के रडार में आ सकते हैं। आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है और उन ट्रांजेक्शन के बारे में पूछ सकता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो देखें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सी रोहित और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनटेक नॉलेज पर। सो दोस्तों, आज के डेट में तो हर कोई यूपीआई करता है, चाहे वो छोटा पेमेंट हो या बड़ा पेमेंट हो। इनफैक्ट अब तो यहाँ भी हो गया कि लोग चाय के ठेले पे खड़े होकर भी अगर चाय पीते हैं तो उसका पेमेंट यूपीआई के द्वारा करते हैं। तो आज ये सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स का और यूपीआई ट्रांजेक्शन का क्या संबंध है। तो फर्स्ट हम कवर करेंगे कि यूपीआई ट्रांजेक्शन की लिमिट क्या है, एंड सेकंड कवर कवर करेंगे कि उन यूपीआई ट्रांजेक्शन का इनकम टैक्स के साथ क्या संबंध है। और थर्ड में कवर करेंगे कि जीएसटी का उन यूपीआई ट्रांजेक्शन से क्या संबंध है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, आपकी जो यूपीआई की लिमिट होती है वो एनपीसीआई डिसाइड करती है। एनपीसीआई या गवर्नमेंट की अथराइज्ड बॉडी है जो रेगुलेट करती है इन सारे ट्रांजेक्शन्स को। तो उसके हिसाब से जो डेली की लिमिट होती है वो 1 लाख रुपीज होती है। आप 1 लाख रुपए तक पर डे किसी को सेंड कर सकते हैं या किसी को पेमेंट कर सकते हैं। बट ये लिमिट 2 लाख भी हो जाती है अगर आप कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो। और कुछ केस में ये लिमिट 5 लाख तक की भी हो जाती है अगर आप किसी हॉस्पिटल को पेमेंट कर रहे हैं या आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में ये लिमिट 5 लाख तक की भी हो जाती है। ये जो लिमिट है डेली की लिमिट है, बट कुछ बैंक इस लिमिट को वीकली या मंथली भी सेट करती है। तो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। दूसरा बात करते हैं कि यूपीआई ट्रांजेक्शन्स पे इनकम टैक्स का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो देखिए कि अगर आप यूपीआई से कैश रिसीव करते हैं, आपको कैश रिसीव होता है यूपीआई के द्वारा। आपने अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से या किसी और से आपको पैसा रिसीव होता है, तो डिपार्टमेंट उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान लेती है और उस पर टैक्स लगा देती है। बट वो पैसा अगर 50,000 से ज्यादा का रिसीव हुआ है पूरे साल में, तो बट अगर 50,000 तक का रिसीव हुआ है तो उस केस में वो एग्जम्प्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर 50,000 से ज्यादा पैसा रिसीव हो गया तो उस केस में उसको एज ए गिफ्ट मान करके आपको टैक्स लगा देगी। बट अगर वो पेमेंट आपको मिला है, आपने लोन लिया हुआ है किसी फ्रेंड से या लोन का रीपेमेंट किया है किसी फ्रेंड ने, तो उस केस में उस पे टैक्स नहीं लगेगा, उसको इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, लाइक अपने एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं और वो ट्रांजेक्शन्स की जो वैल्यू होती है वो छोटे छोटे वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उसमें भी डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना अनिवार्य हो जाता है। तो कौन से हैं हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, तो मैं आज आपको अभी बताने वाला हूँ। तो अगर आप बिजली के बिल का भुगतान 1 लाख से ज्यादा करते हैं पूरे साल में, तो उस केस में आपको आईटीआर भरना कंपलसरी हो जाएगा। दूसरा, अगर आप फॉरेन ट्रेवल पे जाते हैं, विदेश यात्रा पे जाते हैं और वहां 2 लाख या उससे ज्यादा खर्च करके आते हैं, तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तीसरा, अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा पूरे साल में जमा करवा देते हैं या करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आप जमा करवा देते हैं, तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये ध्यान दें कि आप अगर आईटीआर नहीं फाइल करते हैं और आप अपने करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा पैसा जमा करवाते हैं, तो ये कंसर्न हो सकता है और आपके खिलाफ एक्शन डिपार्टमेंट ले सकती है। अब हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी ट्रांजेक्शन, जीएसटी का क्या रोल है यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेकर के। तो जैसे आप लोगों को पता है कि एज पर जीएसटी एक्ट, अगर आपकी सेल मतलब आप गुड्स में डील करते हैं, तो उस केस में आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में आपको जीएसटी लेना अनिवार्य होता है। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उस केस में अगर आपका टोटल रिसीट 20 लाख से ज्यादा होती है, तभी आपको जीएसटी लेना अनिवार्य है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक छोटे शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, आपने क्यूआर कोड अपनी शॉप पे लगा रखा हुआ है और उस क्यूआर कोड की हेल्प से आप जो भी बिजनेस रिसीट है वो ले रहे हैं और आपके अकाउंट में पैसा जा क्रेडिट हो रहा है यूपीआई के थ्रू।
अगर वो पैसा 40 लाख से ज्यादा हो गया तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो जाएगा। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, उस केस में अगर 20 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो आपको अनिवार्य हो जाएगा। तीसरा हम बात करेंगे कि अगर आप कोई कैशबैक ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन करते हैं जिनके द्वारा आपको कुछ कैशबैक मिलता है। ये ज्यादातर स्टूडेंट लोग करते हैं कि कैशबैक के चक्कर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, उनको कैशबैक मिल जाता है। तो अगर आपको कैशबैक भी मिल रहा है तो कैशबैक के केस में वो भी आपकी अदर सोर्स की इनकम बन जाती है, अगर वो कैशबैक पूरे साल में 50,000 से आपको ज्यादा का मिला हुआ है तो इस केस में भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये थे कुछ यूपीआई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बातें। और कुछ लोग अभी ये भी बोलेंगे कि मैं तो ये ट्रांजेक्शन करते आ रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे डिपार्टमेंट की नोटिस नहीं आ रही है। तो मैं उनको एक बार बता दूं कि डिपार्टमेंट को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। उसके पास टाइम लिमिट होता है, वो 3 साल तक आपको कभी भी नोटिस देके आपसे पूछ सकता है कि आपने आईटीआर क्यों नहीं भरा, और आपको उस नोटिस का रिप्लाई करना पड़ेगा। सो अगर आप ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और अगर आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है तो आईटीआर अपना जरूर फाइल करें। तो ये रही वीडियो कुछ यूपीआई ट्रांजेक्शन के बारे में आज की। और अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो यूपीआई ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा करते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है फाइनेंस और टैक्स से संबंधित इन्फॉर्मेशन, वो भी आसान सी भाषा में। थैंक यू सो मच।